नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल बाबा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक के बीदर में आज जेपी नड्डा ने श्री रामकृष्ण आश्रम का दौरा किया। इस दौरान नड्डा ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। नड्डा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक समाज को बांटने का ही काम किया। उन्होंने कहा कि बांटते बांटते वो खुद भी इतना बढ़ गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए रास्ते पर चलना है। उनका महान जीवन अपने आप में एक सीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 16वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र और पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का सिविल सेवा दिवस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि 2014 के मुकाबले आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 2014 के मुकाबले आज देश में दोगुनी रफ्तार से नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के मुकाबले आज देश में एयरपोर्ट की संख्या भी 2 गुने से ज्यादा हो गई है। आज यहाँ जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में आपकी इसी भागीदारी को प्रमाण करते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में सूचना प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक पंकज सिंह, सांसद महेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने शिरकत की। यहाँ यूपी की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, यूपी में शानदार और दमदार सरकार आई है। सरकार बदलने से सोच बदली है। पहले माफिया शूट करते थे, अब शूटिंग हो रही है। पहले माफियाओं का दंगा होता था, अब खिलाड़ियों का दंगल हो रहा है। साथ ही कहा कि खेलो इंडिया के लिए प्रधानमंत्री ने 3200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 20 अप्रैल को भाटा दूडिया इलाके में सैन्य वाहन पर आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने पहले गोलियां चलाई, फिर ग्रेनेड दागे, जिससे वाहन में आग लग गई और जवान आग में झुलस गए। एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि हमलावरों की संख्या 4 से 5 है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। इस बीच आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले में आतंकवादियों ने चीन में बनी गोलियों का इस्तेमाल किया था। तो अब एनआईए की 5 सदस्यों की टीम इस हमले की जांच करेगी। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र देने में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय में पैसा लेकर बिना जांच के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि मृत व्यक्ति के नाम से भी प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल से इस मामले की जांच कराने और दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने 5 दशक पुराना विवाद समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। शाह ने दोनों राज्यों के सीमा समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए विकसित, शांत और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर की दिशा में एक अहम कदम बताया। समझौते में यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष भविष्य में एक दूसरे के किसी भी गांव पर दावा नहीं करेंगे। बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1972 से सीमा विवाद था। कोयंबटूर कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। एनआईए ने कहा कि इस हमले का मुख्य आरोपी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआई से बेहद प्रेरित था। पिछले साल 23 अक्टूबर में कोयंबटूर में संगमेश्वर मंदिर के सामने ये हमला हुआ था। इस हमले में मुख्य आरोपी जावेशा मुबीन की मौत हो गई थी। एनआईए ने इस मामले को 27 अक्टूबर 2022 को अपने हाथ में लिया था। इसके बाद उसने जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने मुबीन के 6 सहयोगियों पर आरोप दर्ज किए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। एस जयशंकर ने कहा कि हमने G20, यूक्रेन युद्ध सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की, मगर ज्यादा बातचीत सूडान के मुद्दों पर हुई। जयशंकर ने कहा कि सूडान में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक युद्ध विराम नहीं होता, जब तक गलियारे नहीं होते, तब तक लोगों के लिए बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है।
बता दें कि सूडान में पिछले एक हफ्ते से सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में अब तक करीब 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सुब्रतो पार्क में वायुसेना सभागार में आयोजित अलंकरण समारोह में कई अधिकारियों और वायु योद्धाओं को युद्ध सेवा पदक और अन्य पुरस्कार दिए गए, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार राजस्थान निवासी दीपिका मिश्रा हेलीकॉप्टर पायलट है। उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहसिक कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया था। देश में सोन चिड़ैया के संरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इसके संरक्षण के लिए संयुक्त अरब अमीरात में होऊ-बारा के संरक्षण को लेकर अपनाई गई तकनीक अपनाई जा रही है। आने वाले वर्षों में देश में सोन चिड़ैया की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वन्य जीवन संस्थान की मदद से फिलहाल राजस्थान के जैसलमेर में खोले गए 2 ब्रीडिंग सेंटर में UAE की तकनीक पर काम शुरू किया गया है, जिसके बाद अब गुजरात का कच्छ, महाराष्ट्र का सोलापुर, कर्नाटक का बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ब्रीडिंग सेंटर खोले जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिली है। लगातार 2 दिन तक कोरोना के मामले बढ़ने के बाद आज यानी 21 अप्रैल को देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 11,692 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों की जान भी गई है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या की बात की जाए तो 66,170 हो गई है। बता दें बीते दिन 20 अप्रैल को 12,591 मरीज सामने आए थे। आज से 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश ही है। रोजाना हजारों की तादाद में तीर्थ यात्री यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए अब तक कुल पंजीकरण की संख्या 5 लाख के पार हो चुकी है। टीकाकरण पर भरोसा जताने वाले देशों में अब भारत भी शामिल हुआ है। यूनिसेफ इंडिया की वैश्विक फ्लैगशिप रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2023 सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि टीकाकरण को लेकर दुनिया के 55 देशों में सर्वे किया गया, जिसमें शीर्ष 3 देशों में टीकाकरण के प्रति सबसे अधिक भरोसा देखा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत, चीन और मेक्सिको में बाल टीकाकरण को लेकर लोगों में गंभीरता बनी हुई है। महामारी के चलते इस पर दुनिया भर में प्रभाव पड़ा, लेकिन इन देशों में जागरूकता के चलते समय रहते सुधार कर लिया। भारत और बांग्लादेश ने वाणिज्य लेन देन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है। दोनों देशों ने निर्णय लिया है कि अब से वे भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टका में वाणिज्य लेन देन करेंगे। अभी तक लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता था। त्रिपुरा के आयात निर्यात व्यापार से जुड़ी बिजनेस सोसाइटी के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के आयात निर्यात व्यापार में तेजी आएगी। IPL सीजन 16 का 29वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे चेन्नई के होम ग्राउंड M.A. चिदम्बरम में खेला जाएगा। एक और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पिछले मुकाबले में RCB को हराया था, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। बता दें अंक तालिका की तो चेन्नई सुपर किंग्स 3रे स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 9वें स्थान पर है।